नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या 2019 में मोदी जी की बड़ी जीत उनके पॉलिटिकल करियर का पीक था, शिखर था? वो एक ऐसे मकाम पर थे जो बीजेपी में क्या, विपक्ष में भी कोई पार्टी कभी हासिल नहीं कर पाई। लेकिन आज जो उनका वो पीक है वो उससे फिसलते हुए दिख रहे हैं और बड़ी तेज़ी से फिसल कर नीचे आ रहे हैं। कम से कम अगर आप पिछले 4-5 महीनों के अगर आप चुनावी नतीजे देखेंगे तो गुजरात को छोड़कर एक भी जीत की बड़ी ट्रॉफी मोदी जी के पास नहीं है। अब लगातार की जो हार है इसको कुछ लोग जिंक्स कहते हैं, जैसे हिमाचल से लेकर कर्नाटक में जो नतीजे मोदी जी को मिले। तो क्या इस हार के प्रेशर में या इस जिंक्स में मोदी जी चाहेंगे कि चुनाव जल्दी करा लिए जाएं लोकसभा के? क्या वो लोकसभा भंग कर सकते हैं नए पार्लियामेंट के उद्घाटन के बाद? इस तरह की चर्चा चल रही है। और क्या ये जो जल्द चुनाव कराना है ये संकेत है कि समथिंग इज रॉन्ग विद बीजेपी, रॉन्ग विद मिस्टर मोदी जी? अब वो विजिबिलिटी फैक्टर नहीं रहा, अब वो जीत का जादू जैसे उसका असर फीका पड़ता जा रहा है। लगातार मुझे अब तेलंगाना में कोई जीतती हुई दिखाई नहीं देती बीजेपी, छत्तीसगढ़ में जीतती हुई दिखाई नहीं देती। मध्य प्रदेश में मैं अभी घूम के आया, लोग कह रहे थे कि वहां स्थिति बिल्कुल कर्नाटक जैसी है, कर्नाटक से भी बुरी स्थिति बीजेपी की हो सकती है, ऐसा बीजेपी के नेताओं ने मुझे बताया। वहां जो नाराज बीजेपी है वो शिवराज बीजेपी से लड़ रही है कि महाराज बीजेपी को आउट करो। ये लगातार 4-5 राज्यों में यदि चुनाव हारती है बीजेपी तो देश में एक परसेप्शन बन जाएगा, मोदी जी चल नहीं पा रहे हैं। और जब परसेप्शन बनता है तो फिर आने वाले लोकसभा में बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है। इसलिए इनका प्रयास होगा, जो कर्नाटक का डैमेज हो गया वो हो गया, बाकी सारे राज्यों के चुनाव यदि लोकसभा के साथ क्लब करके किया जाए तो ये जो परसेप्शन एंटी मोदी बन रहा है या मोदी का ब्रांड डैमेज हो रहा है ये बन रहा है, इसको थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा। अब दोस्तों, दो बड़े एनालिसिस्ट एनके सिंह और अशोक वानखेड़े जो वाकई एक बेखौफ आवाज़ हैं जहाँ तक राजनीतिक विश्लेषण की बात है, और इनका ये मानना है, और इनका ही नहीं, जो भी सच को सच कहते हैं उन पॉलिटिकल पंडित्स का मानना है कि मोदी सरकार कहीं ना कहीं प्रेशर में है और मोदी के इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो लॉबी है, वो इशारा कर रही है, संकेत दे रही है कि मोदी जी शायद नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग का उद्घाटन करने के बाद फिर हो सकता है लोकसभा भंग कर दे। अब ऐसे कई संकेत हैं जो सत्ता के गलियारे से मिल रहे हैं, कई संकेत हैं ऐसे, कई इस तरह के इशारे हैं, कई इस तरह के आप कह सकते हैं इंडिकेशंस हैं जिससे लगता है कि ये सरकार मूड में आ गई है कि भाई जल्दी इलेक्शन कराओ और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, ये जो इलेक्शन आ रहे हैं इसी के साथ लोकसभा भी करा दीजिए। क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ में हारे, मध्य प्रदेश में हारे तो मट्टी और पलीत होगी। 2024 जो मई में इलेक्शन होना है, अप्रैल में होना है, तब तक काफ़ी पानी गले तक आ जाएगा और मोदी जी के लिए तब इलेक्शन का सामना करना मुश्किल होगा। तो बेहतर यही है कि इलेक्शन पहले करा लें। वो संकेत देखते हैं और फिर बढ़ेंगे एक्सपोर्ट्स की तरफ। अब दोस्तों, ये जो जल्द चुनाव कराने की चर्चा शुरू हुई, इसका जो पहला संकेत था, जो पहला कारण था, वो ये 2000 रुपये का नोट था। और इसमें बाकायदा डेडलाइन है कि 30 सितंबर तक ये नोट वापस किया जा सकता है। तो चर्चा शुरू हो गई कि लगता है मोदी जी फिर इस बार नोटबंदी की सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हैं विपक्ष पर, जैसे यूपी में उन्होंने किया था, मायावती को टारगेट किया था, मुलायम सिंह, अखिलेश को तब टारगेट किया था। इस तरह की एक आप कह सकते हैं चर्चा होने लगी कि मोदी जी इस बार फिर 2000 का नोट वापस लेके विपक्ष की फाइनेंशियल पाइपलाइन, कैश की पाइपलाइन ध्वस्त करना चाहते हैं और शायद उनके जहन में कहीं ना कहीं लोकसभा भंग कराना है। अब एक और कारण वो ये इमारत है, नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग, जिसको लेकर बड़ा विवाद है। इसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि मोदी जी इस पार्लियामेंट का उद्घाटन करने में इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं। मॉनसून सेशन जुलाई में था, 2 महीने के बाद, तब तक बिल्डिंग की फिनिश थोड़ी और प्रॉपर हो जाती, तब करा लेते उद्घाटन। और ये जो 28 मई है, सावरकर की जो जयंती वाली बात है, उससे कहीं ज़्यादा मोदी जी का जो कहीं ना कहीं जो फोकस है वो ये है कि पार्लियामेंट का उद्घाटन करो, मैसेज दो और फिर लोकसभा भंग कर दो। तीसरा अहम कारण, और ये कारण मैं थोड़ा सा मैं भी कन्विंस हूँ,
नवीन पटनायक दिल्ली आते हैं, मोदी जी से मिलते हैं, बंद कमरे में मुलाकात होती है, फिर नवीन पटनायक वापस जाते हैं और उनकी पार्टी जो है बीजू जनता दल, वो कहीं ना कहीं अनाउंस करती है, इशारा करती है, बताती है कि उड़ीसा जो है अर्ली इलेक्शन चाहता है। अब उड़ीसा का चुनाव जो है हमेशा से विधानसभा का चुनाव वो लोकसभा के साथ होता है, क्योंकि नवीन पटनायक अपनी तारीख आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो क्या मोदी जी भी तारीख आगे बढ़ाना चाहते हैं? और क्या इन दोनों नेताओं की इस सिलसिले में कुछ बातचीत हुई थी? ये एक बड़ा, आप कह सकते हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, एक साक्ष्य परिस्थिति है जो कहती है कि शायद मोदी जी मन बना रहे हैं। अब दोस्तों कारण तो बहुत से हैं, लेकिन एक और कारण, और वो कारण ये है कि ब्यूरोक्रेसी में, नौकरशाही में, मंत्रालयों में ये चर्चा हो रही है कि ऊपर से इंस्ट्रक्शन आए कि जो बजट है उसको जल्द से जल्द खर्च करिए। यानी जो बजट साल भर में खर्च होना है उसको अगस्त सितंबर तक खर्च कर दीजिए। अभी कितना सही है कि क्या अगस्त सितंबर तक सारा खर्च करके बजट, फिर सरकार इलेक्शन मोड में चली जाएगी, इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे, लोकसभा भंग हो जाएगी। ये भी एक कारण बताया जा रहा है। कई कारण हैं, लेकिन संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि मोदी जी थोड़ा थोड़ा हड़बड़ाहट में। हालांकि तय तो मोदी जी को ही करना है और मोदी जी की मन की बात और कोई जान नहीं पाया मोदी जी के अलावा। अब ये तो संकेतों की बात हो गई कि वो संकेत मिल रहे हैं, जो इशारे मिल रहे हैं मोदी सरकार से, वो ये है कि शायद चुनाव जल्दी हो जाए। लेकिन कारण क्या हो सकता है इसके पीछे? मोदी जी का जो एक, आप कह सकते हैं, रैशनल क्या हो सकता है? क्योंकि मोदी जी बिना मतलब के इस तरह का अनाउंसमेंट कभी करेंगे नहीं। तो अगर वो करते हैं अनाउंसमेंट तो क्यों करेंगे? उनको क्या हासिल हो रहा है, उनको क्या लाभ है और क्या उनको जो है इसमें नुकसान है, उस पर ज़रा बात कर लेते हैं। जो प्रमुख कारण है कि जल्दी चुनाव कराने से मोदी को क्या फ़ायदा होगा। नंबर एक, जो इंटरनल सर्वेज बीजेपी के आ रहे हैं उसमें भी इस तरह की बात आ रही है कि कर्नाटक की तरह छत्तीसगढ़ टफ है, मध्य प्रदेश भी बहुत टफ है बीजेपी के लिए जीतना, और तेलंगाना में तो जैसे बीजेपी अगर जीतती अगर है तो चमत्कार होगा। तो कुल मिलाकर जितने भी इलेक्शंस हैं आने वाले इस 2023 में, जिसको सेमीफाइनल कहा जा रहा है, बीजेपी बहुत मुश्किल ज़मीन पर खड़ी है। एक और कारण है कि कहीं ना कहीं जो मोदी जी का इकबाल है, मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है, मोदी जी का जो ब्रांड है, वो नीचे आ रहा है। तो इसको कितनी जल्दी कैश करा सकते हैं? जितना समय होगा, वो चाहे बेरोजगारी हो, अर्थव्यवस्था हो या बाकी हालात हो, मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी आज है, भले ही नीचे है, कल आने वाले समय में वो और ज़्यादा नीचे आ सकती। तो एक सत्ता विरोधी लहर है। और वैसे भी 10 साल बहुत होता है, 10 साल बहुत होता है हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान में इतिहास ये बताता है 50-60 साल का कि इतना इंतज़ार जनता करती नहीं। तो एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर जो मैंने अभी कहा कि जितने भी स्टेट्स में चुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, हर जगह अब ये दुर्भाग्य कह लीजिए मोदी जी का कि बीजेपी की पोजीशन बहुत टाइट है। और अगर हिमाचल हारने के बाद, कर्नाटक हारने के बाद अगर ये चारों राज्य भी निकल गए तो 24 के फाइनल से पहले मोदी जी को तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, बाहर भी, पार्टी के भीतर भी। ये एक कारण है। एक और चीज़ बताई जा रही है कि मोदी जी चाहते हैं कि अगर ये 4 राज्य हैं, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इसके साथ महाराष्ट्र में भी अगर वो असेंबली डिसॉल्व कर दें, वैसे भी वहाँ की जो सरकार है किसी समय भी गिर सकती, तो महाराष्ट्र का चुनाव हो सकता है इसके साथ। हरियाणा को भी प्रीपोन किया जा सकता है क्योंकि वहाँ उन्हीं की सरकार है जो दुष्यंत चौटाला के साथ चल रही है। हरियाणा को भी जोड़ सकते हैं। जम्मू कश्मीर में अभी तक इलेक्शन नहीं हुए, जम्मू कश्मीर को भी वो जोड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर कई राज्यों में चुनाव हो सकते हैं लोकसभा के साथ, और वो एक तरह का एडवांटेज मोदी होगा। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मोदी जी को लगता है कि जिस तरह से विपक्ष तेजी से यूनाइट हो रहा है, नीतीश जो हैं वो नवीन पटनायक से मिल रहे हैं, नवीन पटनायक किसी को फ़ोन कर रहे हैं, ममता बनर्जी से केजरीवाल मिल रहे हैं, शरद पवार जो हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे से मिल रहे हैं। ये जो विपक्ष है, साउथ से लेकर नॉर्थ से और वेस्ट से लेकर ईस्ट, चारों दिशाओं में जिस तेज़ी से एक हो रहा है, अब भले ही उसका कारण ईडी, सीबीआई जो भी हो, ये भी मोदी जी को लगता है कि जल्दी करा लें तो कम से कम विपक्ष को मौका कम दें तैयारी का। ये भी बात हो रही है। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि उत्तर प्रदेश में बाकायदा मीटिंग होकर ये ऐलान कर दिया गया है कि लोकसभा की तैयारी की जाए।
नड्डा साहब महाराष्ट्र में भी गए और भी कई जगह वो स्टेट्स में जा रहे हैं और चुनाव की युद्ध स्तर पर लोकसभा की तैयारी हो रही। लेकिन फिर भी दोस्तों, जब तक मोदी की मन की बात खुद मोदी की से ना मिले, सुनने को मिले, या अमित शाह से ये सुनने को ना मिले कि हाँ चुनाव हो सकते हैं, तब तक इस गुजराती लॉबी पर शायद कोई कम यकीन करेगा। तो मैं भी, ऐसा नहीं है कि मैं 100% मान रहा हूँ कि मोदी जी चुनाव जल्द ही करा दे। हो सकता है मोदी जी मई तक का इंतज़ार करें जब तक उनका टेन्योर है। लेकिन फिर भी जो संकेत मिल रहे हैं, अगर ऐसा है तो भी बड़ी खबर है और इसके बहुत दूरगामी परिणाम होने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि पूरी तरह से अगर इलेक्शन जल्दी हो गया, लोकसभा भंग हो गई, आप कह सकते हैं कि खलबली तो मची जाएगी, कम से कम सियासत के स्तर पे। चलते हैं सीधे अपने एक्सपर्ट्स के पास और कोशिश करते हैं इसको डिकोड करने की कि मोदी जी के जो मन में चल रहा है, क्या वाकई प्रेशर में वो चुनाव कराना चाहते हैं या कहानी कुछ और है। चलते हैं एनके सिंह साहब के पास, अशोक वानखेड़े साहब। एनके सिंह 40 साल का तजुर्बा है, अशोक वानखेड़े टाइगर 35 साल का तजुर्बा है। तजुर्बे से रूबरू होते हैं। सिंह साहब, इस तरह की चर्चा है सत्ता के गलियारे में और मोदी के इर्द गिर्द जो घेरा है, उस घेरे से खबर छन छन के आ रही है कि शायद मोदी जी प्रेशर में, दबाव में लोकसभा भंग करा दें, चुनाव जल्दी करा दें। तो ये जो जल्दबाजी है, अगर मोदी जी ऐसा करने जा रहे हैं, उसकी वजह क्या है और क्या आपको भी इस तरह के संकेत मिल रहे हैं? हाँ, मुझे 2 संकेत मिले हैं, लेकिन वो दबाव की वजह से कहना थोड़ा सा ज्यादा होगा। वो टैक्टिकल है। टैक्टिकल इस आप लगातार देखिए, पिछले 15 दिन से 2 बार राम मंदिर पे के जो वो हैं, मेंबर हैं और पीएमओ में रहे हैं, दीपेंद्र मिश्रा, उनके स्टेटमेंट्स आने लगे हैं। आज थर्ड एडवांस एस्टीमेट फूड ग्रेन प्रोडक्शन का आया और बताया गया कि साहब 330 मिलियन टन अनाज पैदा होने जा रहा है, जिसमें कि 136 मिलियन टन चावल होगा और 112 मिलियन टन गेहूं होगा। ये जानबूझ के थर्ड एस्टीमेट जो दिया गया है, ये मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा ही है। ये रिकॉर्ड बताया जा रहा है। आपको अचानक लगेगा, अभी आपने परसों सुना होगा कि आंकड़ा आया है कि साहब ईपीएफओ, आपके जो ये होता है प्रोविडेंट फंड जी, इसमें ईपीएफओ से कहते हैं, उसमें अचानक नंबर्स बढ़ गए। मतलब कि नंबर बढ़ गए, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। ये तीनों चीजें आप गौर से देखें तो लगेगा कि ये पॉजिटिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि चीजें पॉजिटिव हो रही हैं। और बेरोजगारी जो इनकी सबसे बड़ी दिक्कत है, उसको ये आप धीरे धीरे आप छोटे छोटे देखेंगे, मैसेजेस आएंगे, रिपोर्ट आएंगी कि साहब बेरोजगारी हम दूर कर रहे हैं। मोदी जी कुछ 50,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट कार्ड बांटेंगे, उसको इतना शोर किया जाएगा। ये इंडिकेशंस हैं कि हो रहा है। मैं आज सुबह से जोड़ रहा था कि अगर ये इलेक्शन अनाउंस करते हैं तो इमीडिएटली रेवड़ी बांटेंगे, और मोदी जी की रेवड़ी नहीं होती है, वो तो विकास के लिए होता है। तो वो रेवड़ी कैसे बटेगी? 3 लाख करोड़, भारत में 16,000 परिवार हैं, किसान परिवार। हम ओवरऑल मान लें कि 20 करोड़ परिवार अगर गरीब हैं या नीचे के वर्ग के हैं, तो इनके पास इस समय 15,000 करोड़ रुपए अगले 1 साल तक देने के लिए, लिहाजा पहला काम करेंगे कि बेरोजगारी भत्ता अनाउंस कर देंगे, और ये करीब 1,000 रुपया हर घर के एक युवा को देंगे। तो आप समझ लीजिए कि वोट सीधे ट्रांसफर हो जाएगा। याद होगा 2019 में किसान सम्मान निधि, जिसका कोई सर पैर नहीं है, आपने सीधे 17 रुपया रोज देना शुरू किया। 4 महीने में 2,000 रुपया आप जोड़ लीजिए, 17 रुपया होता है। बेचारा वो चाय भी नहीं पी सकता पूरा परिवार ठीक से, लेकिन चुनाव जीत गए। तो अब ये होगा कि ये 3 लाख करोड़ इनके पास पड़ा हुआ है, और ये जैसे ही करेंगे क्या, एक बार एक तरफ वो राम मंदिर का भव्य इमारत जनता के लिए खोलेंगे, और आप जानते हैं मोदी जी वहां बैठ के ध्यान करेंगे कैमरों के सामने। उसके बाद से हिंदुत्व का एक लहर आएगा, उसके साथ ये बेरोजगारी भत्ता देना शुरू करेंगे। आगे चुनाव जीत जाएंगे, उसके बाद कितना रहेगा अलग बात है। तो हमारा जो कैलकुलेशन है
इनके पास 20 करोड़ परिवारों के लिए करीब 15,000 रुपया साल भर में बांटने की गुंजाइश है। टाइगर, आपको क्यों लग रहा है कि मोदी जी अर्ली इलेक्शन के लिए जा सकते हैं? 3-4 मिनट में अपनी बात, क्यों लग रहा है आपको कि मोदी इतना बड़ा फैसला ले सकते हैं? सबसे पहले दीपक भाई आपको धन्यवाद, आप एनके सिंह साहब को लेके आए। वो मेरे गुरु है, वो मित्र कहते हैं उनका बड़प्पन है, वो मेरे गुरु है, मैं उनको गुरु मानता हूँ और मैं हमेशा उनके चरण छूता हूँ जब भी मिलते हैं तो, क्योंकि उनसे सीखने को बहुत मिलता है। वो कई चीजें ऐसी होती है आंकड़ों की जो हमको नहीं समझ में आते, मैं आज भी उनसे समझता हूँ। मुझे इसलिए लगता है दीपक भाई, आपके सवाल पे यदि आऊं, दो चीजें हैं। हमारे यहाँ चुनाव परसेप्शन से जीते जाते हैं। 2014 का गुजरात का विकास का मॉडल एक परसेप्शन था। 2019 देश की सुरक्षा अहम था, राष्ट्रवाद का तड़का था। पाकिस्तान का पुलवामा हुआ, पाकिस्तान पे हमला हुआ, मतलब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और एक यूफोरिया देश में हो गया है। और ऐसे यूफोरिया में बहुत सारे जो मेजर इश्यूज होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं और उस लहर में वो चुनाव जीत के आए। लेकिन आप यदि देखें 2018 में से 2023 तक, कर्नाटक चुनाव तक, इस देश में कुल 31 विधानसभा चुनाव हुए। उसमें से 6 चुनाव बीजेपी ने जीते हैं, बाकी सब जगह बीजेपी हारी है। जहां बीजेपी ने सरकार बनाई वो तोड़ फोड़ के बनाई। खासकर हिमाचल प्रदेश का चुनाव हारना, दिल्ली नगर निगम बहुत बड़ा चुनाव है वो हारना, उसके बाद कर्नाटक हारना। नॉर्थ ईस्ट में आपने बहुत छोटे छोटे राज्य जीते जरूर है, लेकिन वहां वोट परसेंटेज कम होना, बीजेपी इसका आकलन कर रही है। और बीजेपी को एक बात समझ में, कर्नाटक के बाद तो बीजेपी को एक बात समझ में आ गई कि हिंदुत्व वाला एजेंडा नहीं चल पाएगा। दूसरा, तोड़फोड़ वाला एजेंडा भी नहीं चल पाया। तीसरा, आपने जो मिस इन्फॉर्मेशन की लहर चलाई कि बजरंग बली को गाली दी और ये कर दिया वो कर दिया, वो नहीं चला। कर्नाटक की जनता ने प्रधानमंत्री के तमाम आह्वानों के बाद, तमाम अच्छी अच्छी जो रेवड़ियां बांटी उन्होंने, लॉलीपॉप दिए, वो लेने के बाद 2 इशू पे मतदान किया, करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर एंड बेरोजगारी। आज जिसके घर में पिछले कई सालों से 5 किलो का अनाज पहुंच रहा है वो उसका आदी हो गया है। अब उसको अपने बेटी की बेरोजगारी तकलीफ दे रही है। बेरोजगारी का 1,000 रुपए भत्ता, सिंह साहब बिल्कुल कह रहे, बिल्कुल सही है, पैसा बांटेंगे, अभी बहुत पैसा बांटेंगे, लेकिन वो 6,000 रुपए से किसानों का कुछ नहीं हो रहा है, किसान समझ रहे हैं। 6,000 रुपये भीख है। किसान अपने खेती में, मेरा आह्वान करता हूं बीजेपी के किसी भी नेता को जो थोड़ी बहुत खेती जानता है, हम तो खेती करने वाले परिवार से आए हैं। आप 2.5 एकड़ में 2-2 हजार की इंस्टॉलमेंट में 1 साल में मैं पैसा दूं, आप उस 2.5 एकड़ में क्या करवा देंगे मुझे बताइए। आप बीज नहीं खरीद सकते, आप कोई वहां कुछ भी काम नहीं कर सकते। खेत में घास भी निकालने के लिए किसको एम्प्लॉय करना होगा तो 2.5 एकड़ में 2,000 से ज्यादा पैसा लगेगा, तो वो पैसा वेस्ट जाता है। अब लोगों को ये समझ में आने लगा है कि वेस्ट जा रहा है लगातार। मुझे अब तेलंगाना में कोई जीतती हुई दिखाई नहीं देती बीजेपी, छत्तीसगढ़ में जीतती हुई दिखाई नहीं देती, मध्य प्रदेश में मैं अभी घूम के आया, लोग कह रहे थे कि वहां स्थिति बिल्कुल कर्नाटक जैसी है, कर्नाटक से भी बुरी स्थिति बीजेपी की हो सकती है, ऐसा बीजेपी के नेताओं ने मुझे बताया। वहां जो नाराज बीजेपी है वो शिवराज बीजेपी से लड़ रही है कि महाराज बीजेपी को आउट करो। ये लगातार 4-5 राज्यों में यदि चुनाव हारती है बीजेपी तो देश में एक परसेप्शन बन जाएगा मोदी जी चल नहीं पा रहे। और जब परसेप्शन बनता है तो फिर आने वाले लोकसभा में बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है। इसलिए इनका प्रयास होगा, जो कर्नाटक का डैमेज हो गया वो हो गया, बाकी सारे राज्यों के चुनाव यदि लोकसभा के साथ क्लब करके किया जाए तो ये जो परसेप्शन एंटी मोदी बन रहा है या मोदी का ब्रांड डैमेज हो रहा है ये बन रहा है, इसको थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा। दूसरी बात, सिंह साहब की जो बात है मैं बिल्कुल उससे एग्री करता हूं। सरकार उस नोट पे काम कर रही है। ऑलरेडी कुछ अधिकारियों से मेरी बात हुई, सीनियर लेवल पे, सेक्रेटरी लेवल पे। उन्होंने कहा कि हमें यह बताया गया कि जो पैसा तुम्हारे पास अभी बजट में जो सैंक्शन था उसको अगस्त तक खत्म करो। अगस्त के बाद ये जो सिंह साहब ने जो कैलकुलेशन करके जो 15,000 करोड़ बताया है, 15 उसको, ये 15,000 करोड़ वो उसको उसमें बांटेंगे, वो अनाउंस करेंगे तुरंत, और वो डिलीवरी करने का प्रयास तुरंत कर देंगे कि जो महीना आया आप पैसा ले लो। लोगों को लगेगा कि 1,000 रुपए मेरे पास आया है। लेकिन अब लोग पैसे से नहीं, अब हर राज्य के क्षेत्रीय दल जो थे
देखिए, कांग्रेस का ये बात मानिए, राहुल गांधी की पदयात्रा के बाद, भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस का स्टेक ऊपर उठा है। हिमाचल और कर्नाटक के जीत ने एक बूस्टर डोज दिया है। जिस हिसाब से कांग्रेस बाकी राज्यों में इकट्ठा सारे अपने झगड़े भूल करके इकट्ठा हो रही है, उससे खासकर मध्य प्रदेश में भी बहुत झगड़े थे, छत्तीसगढ़ में बहुत झगड़े थे, सब झगड़े समाप्त करके एक होके जो लड़ रहे हैं और रणनीति तय कर रहे हैं। इससे कांग्रेस का वर्कर भी खुल के बाहर आ रहा है, उसको मालूम है कि हम चुनाव जीत सकते, सरकार हमारी बन सकती है। यदि वर्कर के बीच में उत्साह आ गया, और दूसरी तरफ बीजेपी हतोत्साहित हो रही है कि ये मोदी जी के नाम से क्यों नहीं चल रहा है मामला, ये पूरे सिनेरियो में इनके पास सिवाय अर्ली इलेक्शन के कोई चारा नहीं है। जितना इलेक्शन समय पे करवाने का प्रयास करेंगे, उतना ज्यादा डैमेज भाजपा को होगा और लड़ाई और ज्यादा डिफिकल्ट होती जाएगी, ये मुझे ऐसी दिखाई देती है। मैं आऊंगा वानखेड़े साहब आपके पास। सिंह साहब, जो इन्होंने कहा कि मोदी के लिए लड़ाई दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है, मोदी के लिए चुनौतियां बढ़ती चली जा रही, मोदी का जो ब्रांड है घटता चला जा रहा है, क्या वाकई 2019 जैसा 2024 नहीं होगा? और अगर मध्य प्रदेश हार गए, छत्तीसगढ़ हार गए, जो टाइगर बोल रहे, अगर ऐसा कुछ हुआ तो एक बड़ा झटका लग सकता है मोदी को अगर मई में चुनाव। आपको लगता है कि मोदी एक मुश्किल विकेट पर आज खड़े हुए हैं? नहीं, बिल्कुल सही कहा है अशोक जी ने कि वो जो ब्रांड मोदी पहले होता था, वो यूफोरिक जो एरा था, वो मोदी का खत्म हो गया। एक बड़ा वर्ग है स्पेक्ट्रम में जो कि रियलाइज कर रहा है कि यार ये बोलते ही हैं या कुछ करते भी हैं। ये एक जनरल वो है। मुझे याद है कि एक बैंक मैनेजर सुबह हमारे मॉर्निंग वॉक पे, तो हमारी चूंकि रफ्तार तेज है, तो वो दौड़ते हुए आए। उन्होंने, पहले वो मोदी के भक्त थे, 3 साल उन्होंने हमसे बात नहीं किया कि आप मोदी के खिलाफ बोलते हैं, तो वो इतने बड़े भक्त थे। एक दिन वो दौड़ते हुए आए पीछे से, बोले कि सर 1 मिनट रुक जाइए। हमने कहा नहीं, स्पीड नहीं रोकेंगे, आप चलते रहिए हमारे साथ। हमने थोड़ा स्लो कर लिया, तो उन्होंने कहा कि सर बस एक बात बता दीजिए, ये बोलता ही है, कुछ करता भी है? तो मैंने कहा क्यों, 3 साल पहले आप जब हमसे लड़ रहे थे तो वो क्या था? तो ये एक बड़ा वर्ग है जो अपर मिडिल क्लास का भी है और किसानों में भी है। ये जो अब तमाशा कर रहे हैं, ये अब डिमिनिशिंग रिटर्न में जा रहा है, उल्टा रिटर्न दे रहा है। जैसे कि आप किसी से पैर छुआ के और उसको दे रहे हैं, तो अगले दिन खबर ये आ रही है कि बाइडेन भी गए थे, मतलब सभी लोग जाते, कोई ट्वीट नहीं करता कि हमारा स्वागत कैसे हुआ। तो भारत में माना जाता है कि हम आइकन तो बनाते हैं, लेकिन ऐसा आइकन नहीं जो कि मतलब इतना हल्कापन करे। तो ये थोड़ा इकबाल कम हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जादूगर, ये मैं कहता हूं मदारी पॉलिटिक्स है। ये भारत के इतिहास में नहीं, दुनिया के पॉलिटिकल साइंस में आने वाले दिनों में पढ़ाया जाएगा। मुझे नहीं मालूम कि इसका शब्द क्या होगा अंग्रेजी में, लेकिन हिंदी में ये मदारी पॉलिटिक्स है। मदारी जमूरा जो होते हैं, जो वो पॉलिटिक्स करते हैं, उससे होता क्या है, आप राम मंदिर दिखाएंगे, इतना ऊंचा बनाया कि दुनिया में इतना ऊंचा कोई मंदिर नहीं है। इसकी मियाद होती है। लोग यूफोरिक शुरू में तो होते हैं, लेकिन बाद में कहते हैं मंदिर मंदिर तो ठीक है, वो घर में क्या हुआ हमारे। जी जी, बड़ी बात आपने कही। लेकिन टाइगर, मैं आपसे एक चीज और पूछ रहा हूँ, बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स, आरएसएस की इंटरनल पॉलिटिक्स, ऐसा सुनने में आ रहा है कि मोदी जी के खिलाफ जो ये एंटी इनकम्बेंसी, हिमाचल हारने के बाद, तमाम इलेक्शंस हारने के बाद, उसके बाद दिल्ली पहली बार हार गए हाल फिलहाल में एमसीडी, और कर्नाटक में तो मतलब जिस जो परफॉर्मेंस है बीजेपी की, कभी मुझे नहीं लगता है कि वो विपक्ष ने भी सोचा होगा। तो ये जो लगातार हार की हैट्रिक होती चली जा रही है, आपको क्या लगता है कि ये बात सही है कि बीजेपी में बागी सुर है, आरएसएस भी खुश नहीं है, और मोदी को एक इंटरनल पार्टी के भीतर कहीं ना कहीं विरोध का सामना करना पड़ेगा अगर आने वाले 3 इलेक्शन में हार गए? बिल्कुल दीपक जी, बिल्कुल अलग आपने सवाल पूछा, लेकिन मैं थोड़ा सा मेरे गुरु ने जो कहा उसमें थोड़ा सा ऐड करता हूं। सोयाबीन सर, मैं जहां से आता हूं वहां सोयाबीन भी अभी क्रॉप शुरू हो गई। मेरे रिलेटिव ने मुझे बताया कि पिछले सीजन का सोयाबीन उसका घर में है, इस सीजन का भी सोयाबीन उसके घर में है, क्योंकि वो इंतजार कर रहा था कि रेट बढ़े। और जब 2 दिन के लिए रेट बढ़े और उसने ट्रैक्टर में सोयाबीन लोड ही किया था, पता पड़ा कि सरकार ने सोयाबीन इंपोर्ट किया और रेट जो है वो 6-7 हजार एक दिन में गिर गए।
और फिर सोयाबीन मेरे यहाँ है, बोला अब तीसरे सदन का सोयाबीन रखने की कैपेसिटी मेरे पास नहीं है, अब मेरी मजबूरी है कि मैं कम दामों में घाटा खा के सोयाबीन बेचूं। ये बात भले ही पॉलिटिकल पार्टी नहीं जानती हो, लेकिन किसान जिसको वोट देना है वो ये जान रहा है, और वो भयानक रूप से विद्रोह पे उतर आया है। यही कारण है कि महाराष्ट्र में जो कृषि उपज समिति की अभी जो चुनाव है, उसमें एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस यानी बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना का धुआं उड़ गया पूरे राज्य में, और महाविकास आघाड़ी अनएक्सपेक्टेडली क्लीन स्वीप कर गई। ये बैरोमीटर है जहां किसान नाराज है, दूध वाला किसान नाराज है, फ्रूट वाला किसान नाराज है, प्याज वाला किसान नाराज है, टमाटो वाला किसान नाराज है। गेहूं और चावल छोड़ दिए जहां एमएसपी पे खरीदी होती है, बाकी जगह कॉटन बहुत बुरे हाल है। जो एमएसपी तय करते हैं 8,000 रुपए एक क्विंटल की, वो वही वारा नहीं खाता, पड़ता नहीं बैठता उसमें ही। अब आते हैं दीपक भाई आपके सवाल पे, बीजेपी के अंदरूनी भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा एक वर्ग है, और वो वर्ग बड़ा है, जो इनका समर्थक है उससे ज्यादा बड़ा वर्ग है वो, जो नाराज चल रहा है। संघ दूर से देख रही है स्थिति। कर्नाटक में बीजेपी करारी हारी है, इसके पीछे संघ का भी योगदान है। संघ भी 11वें आवर पे बैकआउट हुआ। 4 दिन पहले मुझे संघ के एक बड़े जो कर्नाटक भी जाके आए थे, उन्होंने मुझे कहा कि छत्तीसगढ़ जैसी स्थिति बीजेपी के कहीं हो न जाए, जो छत्तीसगढ़ में हुई थी वैसी। मैंने बोला इतनी बुरी, हम तो सोच रहे कि 90 तक आ जाएगी सीटें। बोले ना। और जो हार्डकोर एरिया है, मैंने आपको बागलकोट का एक नाम बताया था कि मैं बागलकोट 6 महीने पहले गया था, तब लोगों ने कहा था कि 50-50% यहां चांस है, जबकि बागलकोट या हार्डकोर हिंदुत्व की सीट है। वहां कांग्रेस जीती इस बार, क्योंकि वो जो बैकआउट हुआ है वो उसके कई कारण हैं। उसके कई कारण ये है कि संघ को ये लग रहा है कि ही हैज ग्रोन बिगर देन द बुट। संघ ने जो पूरी कवायद की थी आडवाणी जी को घर बिठाने की, ये कवायद इसलिए थी कि संघ चाहता था कि संघ चालक से जूनियर लोग बाकी जगह रहे, तो वो संघ का अपना एक वर्चस्व बना रहेगा। आडवाणी जी जब राजस्थान में संघ की प्रचारक थे पूरे प्रांत के, उस साल मोहन भागवत जी ने अकोला में शाखा ज्वाइन की थी, इतने जूनियर है वो उनसे। तो वो संतुलन करने के लिए, और वो संतुलन रज्जू भैया तक था बीजेपी और संघ में। जैसे रज्जू भैया के बाद संघ में लोग जूनियर आते गए, बीजेपी में सीनियर आते गए, अब वो असहाय हो गया, तो उन्होंने आडवाणी जी को घर बिठाया। मोदी जी को प्रोजेक्ट ये किया कि मोदी जी कंट्रोल में रहेंगे, हर जगह संघ को बोलना पड़ता है, ये करना है। मुझे ये तक बताया गया कि संघ के ऑफिस से, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मैसेज जाता है कि आदरणीय संघ चालक दिल्ली की यात्रा पे है 4 दिन के, इस अपेक्षा के साथ इसको संवाद स्थापित हो, लेकिन पीएमओ से कोई रिटर्न बैक नहीं आता। ये तक वस्तु स्थिति है, वो एक तबका है। दूसरी बात, जो बीजेपी में पुराने लोग हैं या बीजेपी की जो वैल्यू वाले, जो संघ की शाखा से आए हुए हैं, पैराट्रूपर नहीं, वो लोग कहीं ना कहीं बहुत असहज है, और वो लोग समय समय पे कभी कभी बात करते भी है। लेकिन यदि ये लगातार ग्राफ घटता चला गया, आज बीजेपी के स्वयं लोग डरते हैं ईडी से, बीजेपी के स्वयं लोग डरते हैं इनकम टैक्स से, क्योंकि उनको लगता है मोदी जी के यदि प्रकोप हो गया तो ईडी इनकम टैक्स सब उठा के ले जाएगी, अपने को जेल कर देगी, और इसमें मोदी जी कोई लिहाज नहीं रखते। इसी चक्कर में लोग डरे हुए हैं। लेकिन मैं आपको, मतलब सिंह साहब इस पे ज्यादा अच्छी तरह से प्रयास डालेंगे यदि अगले सेगमेंट में आपने लिया तो। हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी जो है वो किसी के बाप की नहीं, वो अपनी देखता है सूरज किधर उग रहा है। जिस दिन उनको लगेगा कि बीजेपी में ये ब्रांड कमजोर पड़ रहा है और एक नया ब्रांड उग सकता है, तो यही जो अभी चरण छूने का काम कर रही है ब्यूरोक्रेसी, यही ब्यूरोक्रेसी अपना रोल बदल देगी जी। यही ब्यूरोक्रेसी रेड होने के पहले इंफॉर्मेशन कर देगी कि ऊपर से आदेश है, लेकिन हम नहीं चाहते आपको तकलीफ हो, आप तैयारी कर लीजिए कि हम आ रहे हैं जी। और जब नई सरकार बनेगी तो यही ब्यूरोक्रेसी, यही ईडी के डायरेक्टर जाएंगे नए नेता के पास कि सर ये 4 लोगों के डोजियर हमारे पास है, बताइए कब उठाना है इनको। विद्रोह है, अंदर पूरे रूप से गैंगअप हो रहे हैं। ये जो तमाम लोग हैं ये एक दूसरे के टच में हैं, और ये एक समय का इंतजार कर रहे हैं। और 2 चुनाव हार जाए जी, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ये हारने के बाद आपको प्रखरता से सर इसी नेतृत्व की तो अवहेलना या इसी नेतृत्व को कोसते हुए बीजेपी के नेता नजर आएंगे आपको जी। टाइगर, मैं आऊंगा आपके पास। लास्ट क्वेश्चन सिंह साहब, समय भी खत्म हो रहा है। जो टाइगर ने कहा, मैं उसी सवाल को आगे बढ़ा रहा हूं कि अगर मोदी जी तेलंगाना, जैसा कि इनपुट्स आ रहे हैं, तेलंगाना हारे, छत्तीसगढ़ भी हाथ से निकल गया,
और मध्य प्रदेश जहां फाइट है वो भी अगर निकला, अगर ये 3-4 राज्य मोदी जी के हाथ से निकल गए, तो आपको लगता है कि संघ जो है रथ का घोड़ा भी बदल सकता है, मोदी जी के कोई और घोड़ा लाया जा सकता है? अचानक को घोड़ा बदलना मुश्किल है। मुझे नहीं याद है कि जब मोदी जी आ रहे थे तो मैंने संघ से पूछा, और शीर्ष किसी नेतृत्व से ही पूछा, कि मोदी जी को लाना संघ के लिए कितना समीचीन है। उनका जो एटीट्यूड है डिक्टेटोरियल पर्सनालिटी में ही है। तो उसने कहा है कि अपना बच्चा है, अब हम नहीं जानेंगे तो और कौन ज्यादा जानेगा, लेकिन हमारे पास विकल्प नहीं है इस समय मोदी जी को हटा के कोई विकल्प संघ दे। संघ ताकतवर है लेकिन लॉन्ग टर्म संघ का वो चलता है। अचानक कोई ऐसा नहीं होता कि वहां बैठा कोई बास जो वहां नागपुर में बैठा है वो कह दे कि नहीं अब रामलाल नहीं श्यामलाल कल से शूटिंग पे जाएंगे, तो मोदी अभी रहेंगे। संघ अभी उनको वो नहीं डिसोन नहीं कर पर सकता। दबाव बढ़ेगा अगर ये 3-4 राज्य हारते हैं। नहीं, हार देखिए, राज्य में हार जाएंगे। जो जो आदमी 18% से लेके 31 तक गया, 38 तक लाया, उसको आप छोड़ के आपके पास रिप्लेसमेंट क्या है? आप कर दीजिए। तो 3 राज्य हारने की बात नहीं है, आपके पास विकल्प क्या है संघ के पास? तो ये तो पॉसिबल नहीं है। मेरे ख्याल से अशोक इस पे ज्यादा बोलेंगे, लेकिन एक बात जरूर है कि ये इकबाल अब नीचे आ रहा है और ये ऊपर बैठे अंदाजा नहीं होता, क्योंकि मोदी जी ने खिड़कियां बंद कर रखी हैं और इसमें जो थोड़ी बहुत हवा आने के लिए छोड़ी है उसमें रीढ़ विहीन ब्यूरोक्रेसी है, जो कि आके कहती है सरकार भगवान का रूप मैंने तो नहीं देखा है लेकिन आपको देख लिया तो मिल गया। तो ये वो वर्ग है, लिहाजा मोदी जी कंफ्यूज हैं, इकबाल कम हो रहा है। हाँ, ये धीरे धीरे होता है। टाइगर, समय भी कम है, 30 मिनट। नहीं, बस वाइंड अप ही कर रहा हूँ। मुझे मुझे लगता है जो घोड़ा बदला जाएगा वो चलते सरकार में नहीं बदलेगा। 2024 का चुनाव यदि बीजेपी को 220 सीटें आती है, ऐसे में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सरकार तो वो बनाने का दायित्व निभाएगी, लेकिन फिर जो एनडीए के पार्टनर होंगे और बीजेपी के अंदरूनी जो सुर होंगे वो नया नेता चुनने का प्रयास करेंगे। ऐसे में राजनाथ का नाम आ सकता है, ऐसे में गडकरी का नाम आ सकता है, ऐसे में योगी आदित्यनाथ का नाम आ सकता है। कई लोग तैयारी करके बैठे हैं। रही दूसरी बात जो सर कह रहे हैं कि हिंदुत्व की लहर, अब बहुत सही कहा सर ने कि जो हम लोगों को सुन क्यों रहे हैं लोग, क्योंकि यही जो आप बता रहे हैं सर, इनके सर, वही हम बताने का प्रयास करते हैं। वही 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 चीज है। क्या हिंदुत्व क्यों नहीं चला? क्या लिंगायत समाज जो कर्नाटक का अपना खुद का बीजेपी का था, वहां क्यों उसने साथ छोड़ा? क्योंकि उसे अहंकार मोदी जी का समझ नहीं आया। उन्हें अपनी अस्मिता है। आज आपने दलितों को कितना भी टारगेट किया, आज क्या लगता है आपको द्रौपदी मुर्मू का जो अपमान हो रहा है, राष्ट्रपति को न्योता तक नहीं गया इस पार्लियामेंट की बिल्डिंग का ओपनिंग का, क्या ये आदिवासी बेल्ट में मैसेज नहीं जाएगा? क्या विपक्ष इसको भूना नहीं रहा है? यदि एक पूरा आदिवासी सेक्टर जो आपका जम्मू कश्मीर से शुरू होकर तमिलनाडु तक आदिवासी वोटिंग है, वो बिखर जाएगा। दलित क्या समझ नहीं रहा है क्या हो रहा है? नहीं तो फिर मायावती के साथ दलित क्यों गायब हो गया? अखिलेश को 120 125 सीटें कैसी आ गई? कुछ तो कारण होगा। तो हिंदुत्व भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि अब लोग जो बार बार सुन रहे हैं कि हमारा क्या, मंदिर तो है, मेरा क्या, नौकरी का क्या, हमारी फसल का, हमारी इनकम का दुगना क्या, बिजली का क्या, पानी का क्या, रोड का क्या, बुलेट ट्रेन तो चल गई है लेकिन मेरे गांव के पैसेंजर बन गई है, उसका बंद हो गई, उसका क्या, रेलवे के टिकट बढ़े उसका क्या, महंगाई बढ़ रही है उसका क्या, गेहूं चावल तो दे रहे हो लेकिन तेल महंगा हो रहा है उसका क्या, नमक मसाले हो रहे हैं उसका क्या? ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं जनता के, उस सवाल को फेस भाजपा की ना लोकल लोग कर पा रहे, ना केंद्रीय नेतृत्व कर पा रहे। इसलिए मन की बात मन में ही रह रही है और अब जन की बात उठ के सामने आ रही है। कम से कम ये चुनाव के नतीजे 2018 से मैं कह रहा हूं, 31 राज्य, 6 जगह बीजेपी, बाकी जगह बीजेपी हारती है। ये इंडिकेशन है कि अब इनकी डाउनफॉल शुरू हो गया है। टाइगर, लास्ट क्वेश्चन है जो आपसे पूछना था, उसके बाद मैं इसको वाइंड अप करने जा रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन ये है कि चुनाव चाहे पहले हो या चुनाव चाहे बाद में हो, चाहे दिसंबर में हो, चाहे मई में हो या अप्रैल में हो, मोदी क्या 272 टच करने जा रहे हैं, वेदर अर्ली और लेटर? मैं इस पे नहीं जा रहा हूं, चुनाव कभी भी हो,
क्या मोदी 272 टच करने जा रहे हैं? क्या मोदी अपने दम पर सरकार बनाने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? संक्षेप में जवाब, और फिर इस कार्यक्रम को मैं खत्म करता हूं। दीपक भाई, चाहे चुनाव आज करवा ले, चाहे चुनाव करवा ले, एक बात मुझे समझ में आती है, जब जनता मन बना लेती है। मैं 6 महीने पहले कर्नाटक गया था और मैंने आपको बात की थी, याद होगा, जब हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई थी, तब मैंने कहा लगता है जनता ने वहां मन बना लिया है कि अब बहुत हो गया। अब मोदी आए, अमित शाह आए, नड्डा आए, कोई मतलब नहीं है, बजरंगबली आए, कोई मतलब नहीं है, अब इनको निकालना है। अब पूरे देश में कहीं ना कहीं जनता ने मन बना लिया है। पुलवामा वाली बात ग्राउंड लेवल तक पहुंची है, अडानी वाली बात ग्राउंड लेवल तक पहुंची है। लोगों को इतना पता पड़ गया है कि अडानी नाम का कोई उद्योगपति है जिसको देश बेच दिया है इन्होंने। ये लोगों को, बाकी सेल कंपनी कुछ नहीं पता, लेकिन लोगों को एक बोफर्स जैसा मामला हो गया, ये पहुंच गया है। सरकार लगातार गिरा रहे हैं, कोई विपक्ष की सरकार टिकने नहीं दे रहे। महाराष्ट्र में सरकार तोड़ना, शिवसेना तोड़ना इनके लिए हानिकारक हो गया है। हर राज्य में ऐसा हो रहा है। जी, आखिरी सवाल एनके सिंह साहब, यही सवाल का सप्लीमेंट्री आपसे पूछ रहा हूं, क्या 272 टच कर लेंगे? चुनाव पहले कराएं, बाद में कराएं, ये तो मोदी जी को तय करना है, लेकिन चुनाव जब भी होते हैं, क्या बीजेपी 2019 की तरह तीसरी बार वापस आ रही है? संक्षेप में जवाब। नहीं, बहुत सिंपल सी बात है कि पहले से टैली घटेगा। बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि पहले से टैली घटेगा। वो यूफोरी के जो 2019 में आया था उससे काफी कम रहेगा। उसमें हालात हैं और एक बड़ा रोल राहुल गांधी का जो पुनर्जन्म हुआ है पॉलिटिक्स में, उसका भी रोल रहा है। और एक रिलायबल एक कोशिश हो रही है अपोजिशन यूनिटी की। अगर वो टेंजिबल शेप ले लेती है तो वो एक विकल्प के रूप में आएगी, क्योंकि पॉलिटिक्स में होता यह है, एक शून्यता क्रिएट होती है और इमीडिएटली उसको कोई भरता है। अगर भरने वाला नहीं तो शून्यता नहीं होगी, शून्यता है तो भरने वाला आएगा ही। तो बहुत सिंपल सी बात है कि एक शून्यता क्रिएट हो रही है, कमी आ रही है। तो मुझे लगता है कि नंबर तो कम रहेंगे। सरकार के बारे में बहुत कुछ मदारी सरकार है, मदारी पॉलिटिक्स है, और इसमें मदारी कौन सा जादू दिखा दे, भरोसा नहीं। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि मदारी है, डमरू बाजार है। देखें पब्लिक क्या रिएक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन 2019 जैसी जमीन 2024 में नहीं रहेगी मोदी के लिए, ये आप दोनों का मानना है। आप दोनों आए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, और आप ऐसे ही रोशनी डालते रहे हमारे प्रोग्राम में, और व्यूअर्स आपसे एनलाइटन हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का।